हेलो एवरीवन टू अनसरकारी। आज हम देखने वाले हैं न्यूज़पेपर फॉर 16th of May 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द पोलिंग स्टेशंस वर्क। इंडिया में हमें पता है 970 मिलियन इलेक्टर्स जो हैं वो इनरोल्ड हैं टू वोट, एंड देयर आर मोर देन अ मिलियन पोलिंग स्टेशंस इन दी कंट्री। और अभी हम रिसेंटली देख भी रहे थे कि हीट वेव्स की वजह से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है जो हमारा वोटिंग का प्रोसेस है, जिसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों हमारे पोलिंग स्टेशंस के पास, जैसे टेंट्स हो गया, कैनोपीज हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ओआरएस, प्रॉपर वेंटिलेशन मस्ट बी देयर। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा पोलिंग स्टेशन कैसे वर्क कर रहा है, किन क्या उसके पास एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि एडिक्वेट फर्नीचर, प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट, या फिर साइन करने के लिए इक्विपमेंट्स, या सेपरेट टॉयलेट्स फॉर द मेल एंड द फीमेल्स। तो अर्बन एरियाज में हम बात करते हैं, अर्बन अर्बन एरियाज में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है वो अलॉट की जाती है टू दीज पोल, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हर जो पोलिंग स्टेशन है इट शुड बी इन एटलीस्ट 20 स्क्वायर मीटर इन एरिया। इसके अलावा बेसिक एम्यूनिटीज क्या होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। हर विलेज में अगर बात करें जिसमें 300 से ज्यादा वोटर्स है उसको एक पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें लिखा है हाउ आर द पोलिंग स्टेशन सेटअप। तो सेक्शन 25 आरपी एक्ट के अंदर में ईच पोलिंग स्टेशन शुड बी एटलीस्ट 20 स्क्वायर मीटर इन एरिया, सर्विंग 1500 इलेक्टर्स, एवरी विलेज 300 वोटर। इसका मतलब जो पोलिंग स्टेशन है इट शुड बी एक्सेसिबल और विद इन रीच फॉर एवरी इलेक्टर इन दैट रीजन। List of polling station undergoes verification through updation during the annual revision of electoral roll. ड्राफ्ट लिस्ट जो लिस्ट होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनपुट फ्रॉम द लोकल पॉलिटिकल पार्टी सिटीजन अप्रूव्ड बाई ईसीआई। तब पोलिंग स्टेशन इसको सेटअप किया जाता है। फिर हर एक चीज़ के लिए रूल्स है। फॉर एग्जांपल स्टील ग्रे फ्लेक्स बोर्ड, ओपेक होना चाहिए, प्लास्टिक सीट होना चाहिए, ओनली वन डोर, एक ही डोर होना चाहिए। मिनिमम फैसिलिटीज उसके लिए भी साइन है वहाँ पर। अरेंजमेंट, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेल एंड फीमेल। और दूसरा, जब हम लोग हीट वेव का बात कर रहे थे कि इलेक्शन शुड बी हीट प्रूफ, उसके लिए क्या किया जा रहा है? टेंट, कैनोपीज, अम्ब्रेला, कूलिंग डिवाइसेस लाइक फैन, ओआरएस, ड्रिंकिंग वाटर, दे आर सप्लाइड टू द पोलिंग स्टाफ। तो 88.4 पीडब्ल्यूडी रजिस्टर्ड है, वो कैसे वोट कर सकते हैं? उनके लिए व्हील चेयर है, रैम्प जो है उनका ग्रेडियंट 1:12 है, डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस है, सक्षम ऐप है जहाँ पर एक व्हील चेयर बुक कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। वोट को वेट करने की ज़रूरत नहीं। और जिनको दिखाई देता नहीं है उनके लिए एक डमी बैलेट पेपर है, इसमें ब्रेल फैसिलिटी है जहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि हाउ इलेक्शन इन इंडिया इज इक्विटेबल और इट इज़ इंक्लूसिव फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल और एक्सेसिबल है, विद इन रीच है, एरिया वाइज, जेंडर वाइज, इवन डिजास्टर प्रूफ भी है। इवन जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए भी कैसे है। और इसमें लिखा है कैसे डेकोरम मेंटेन होता है, हु इज परमिटेड इनसाइड पोलिंग स्टेशन, अंदर कौन जा सकता है। कैंडिडेट पोलिंग ऑफिसर, एक एजेंट होना चाहिए कैंडिडेट के समय। पब्लिक सर्वेंट, इलेक्शन ड्यूटी, ईसीआई अपॉइंटेड ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर, वो हो सकता है। पोलिंग पार्टी कंप्राइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 3 पोलिंग ऑफिसर। हम्म पहला की आइडेंटिटी चेक करता है आपका, सही बात है।
घुसते सार आपको दिखाना पड़ता है चेक हुआ। दूसरा कोई आपको इंक लगाता है और इंक लगाने के बाद ही आप वोट करते हैं, ये नहीं पता होगा। तब सोचता है कि वोट करने के बाद इंक लगाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले वो चेक करके आपको इंक लगाया जाता है, फिर आप वोट करते हैं। वहाँ पे एक बटन होता है, कंट्रोल इसको बोलते हो, दबाया जाता है, उसके कारण खुल जाता है, ईवीएम ऑन हो जाता है, फिर आप वोट करते हैं इसको। फिर जोनल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड फॉर 10 to 12 पोलिंग स्टेशन, अल्फाबेटिकली होता है, डिजिटल फोटोग्राफी कैप्चर्ड होता है, मॉक पोल्स होता है। हम्म। एंड जो अब इंक क्रिटिकल होती है पोलिंग वो स्टेशन क्या है सिल्वर एक तरह से? नाइट्रेट से बनी होती है। क्या हुआ? जो इंक होती है यूज की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन कौन सा है जिसमें ईसीआई टेक्स एक्स्ट्रा मेजर टू सिक्योर इंटीग्रिटी ऑफ द वोटिंग प्रोसेस? कहाँ पर? जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जहाँ पर हाई अनयूजुअल अनयूजुअल हाई 75% पोल वोट पोल्ड इन द फेवर ऑफ वन कैंडिडेट, या यहाँ पर लो वोटर वोटर टर्नआउट हो सकता है ना, बूथ कैप्चरिंग का इशू होगा, वायलेंस होगा, पॉलिटिकल वायलेंस होगा, LWE सेक्टर होगा, वहाँ पर इसे कंडक्ट प्री पोल कॉन्फिडेंस मेजर, लोगों को जागरूक करते हैं, फीडबैक लेते हैं। CAPF बाकी जगह जो माइक्रो ऑब्जर्वर इसको डिप्लॉय करते हैं, CCTV कैमरा हो गया, वोटर अवेयरनेस हो गया, इंटेलिजेंसी को यूज करते हैं। तो ऐसे करके ओवरऑल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। अच्छा था एग्जाम्पल, इसको एक बार डाल देना। नेक्स्ट। न्यूज क्लिक फाउंडर एडिटर प्रबीर पुरकेश था। रूलिंग BR गवाई ने कहा है कि इट इज प्रॉपर दैट प्रॉपर प्रोसीजर एंड ड्यू प्रोसेस आर द गार्ड्रेल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन। और ड्यू प्रोसेस किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 21, उसमें लिखा हुआ है कि जो राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ है, इट इज गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अरेस्ट वैसी होना चाहिए जैसे मेंशन्ड है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एंड उसको अरेस्ट किया गया था यूआईपीए के अंदर में, 16 टेरर एक्ट 22C ऑफ द यूआईपीए। अब इशू इसमें क्या है? 21 विच डिफाइंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। और उनको आप डिनाई भी नहीं कर सकते कंसल्टेशन और डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। यार 21 है, आपको बताना होगा क्यों अरेस्ट हुए आप, और आप डिनाई भी नहीं कर सकते कि आपको कोई लीगल हेल्प नहीं मिले। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ, इसलिए जो टेक्निकलिटी के अनुसार जो स्ट्रिंजेंट है PMLA और यूआईपीए दोनों, लेकिन तब भी Prakushta has to be granted bail. Because the court would have to satisfy that there is no prima facie case against the accused when a stay is still pending. In the case involving NewsClick, a grant of bail would have been told out. तो प्रोसीजर जस्टिस इसमें बात होता है कि आप कैसे अरेस्ट करते हो, वो डिटरमाइन करेगा, प्रोसेस डिटरमाइन करेगा कि आपका अरेस्ट वो लीगल है कि नहीं लीगल। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले, अरेस्ट इलीगल है। स्पाइसेस इथिलीन ऑक्साइड शिपमेंट टू सिंगापुर हांगकांग। अब इसमें बोला है कि जो ट्रेसेस पाया गया था इथिलीन ऑक्साइड का इन द स्पाइसेस शिपमेंट, और इंडिया स्पाइस कैपिटल है वर्ल्ड का, तो इट अफेक्ट्स द ब्रांड वैल्यू एंड इमेज ऑफ द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गाइडलाइन क्या इशू किया गया? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द केरला कन्नौर रीजन में, देखो सर्च करना स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दे हैव इशूड गाइडलाइन, दे हैव सेड दैट जो भी केसेस होगा स्पाइसेस का, इट विल बी टेस्टेड ऑन द इथिलीन ऑक्साइड में।
Currently, India exported about 14.5 million tons. 14.5, 1 करोड़ 40 लाख टन. तो And US के साथ और जैसे दूसरा एक बात लिखा हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज हैव प्रेस्क्राइब वेरिंग लिमिट ऑफ केमिकल that can be present in food, official said. कहीं पर प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एथिलीन ऑक्साइड डिफरेंस होता है, उसके हिसाब से आप टेस्ट करें गाइडलाइन. तो गाइडलाइन इंपॉर्टेंट पीटी के लिए एथिलीन ऑक्साइड दैट वाज फाउंड. बोलो. इंडिया एक्सपोर्ट स्पाइसेस टू यूएस मोर देन 1 लाख. नेक्स्ट. Next, government things to do. It has to create jobs, turn around farms, and makes India a global supply chain. So first of all, important area is the government things to do. जॉब क्रिएशन करना गवर्नमेंट का काम है. कि गवर्नमेंट का काम ये है कि एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करना कि जॉब क्रिएट हो. दो अलग अलग इसमें रेज होता है क्वेश्चन कि डायरेक्टली जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट काम है. वैसा इंडिया में धीरे धीरे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस फोकस किया जा रहा है. तो इसमें गवर्नमेंट का काम है ओवरऑल कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो. कैसे? मेक इन इंडिया, पीएलआई, फिर आप टैक्सेशन इंसेंटिव दे रहे हैं, आप स्ट्रीमलाइनिंग टैक्सेशन प्रोसेस कर रहे हैं, जीएसटी. इवन आप जो रिड्रेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी आईबीसी के द्वारा वो कर रहे हैं. लैंड एक्विजिशन को भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं यूपीआई अलग अलग एरिया. तो कंडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग द कि इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल. 7% है. उसके अलावा क्या क्या एरिया चाहिए? तो 5 एरिया चाहिए. पहला है रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो सिग एक्स माइनस आई होता है. तो उसमें जो कंजम्पशन होता है फिर इन्वेस्टमेंट आता है सी आई. आई में जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. मोस्टली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते हैं हर एरिया में, राइट फ्रॉम द फ्रेट कैपिटल, फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला एक्सेट्रा. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? जब वी कैन यूज पीपीपी मॉडल, जोड़ेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन सेवरल एरियाज. तो इसमें एग्जांपल पीएलआई हैज अ लिमिटेड सक्सेस सो फार. उसको और बढ़ा सकते हैं. कैसे बढ़ाएंगे? जब एक ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. फॉर एग्जांपल पोर्ट कनेक्टिविटी है, उसी जगह पर लेबर भी है, कैपिटल भी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है, और इनकम टैक्स और ओवरऑल जो टैक्स इंसिडेंस है वो भी कम है. तो ओवरऑल जब इन्वायरमेंट बनेगा तब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और फिर जॉब क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड है हाउस होल्ड कंजम्पशन. तो सी आई जी एक्स माइनस आई, तो सी में आता है हाउस होल्ड कंजम्पशन. हाउस होल्ड कंजम्पशन मतलब कि ओवरऑल जो लास्ट में डिस्पोजेबल इनकम होता है आफ्टर टैक्सेशन एंड इंक्लूडिंग ऑफ सब्सिडी, तब आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो. तो ओवरऑल दो एरियाज ट्रेंड दिखा है. एफएमसीजी में रूरल एरियाज में कंजम्पशन बढ़ा है ओवर द ईयर्स, इट इज स्ट्रॉन्ग. एंड सेकेंड कि हाउस होल्ड कंजम्पशन में नॉन फूड एक्सपेंडिचर बोथ अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज दोनों बढ़ा है. 45-50% अराउंड रहा है. इन्फ्लेशन, और अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा ज़्यादा तो हाउस होल्ड कंजम्पशन कम होगा विथ रिगार्डिंग टू द नॉन फूड मटेरियल. उसी कारण डिमांड कम होगा नॉन फूड का, और ऊपर से जॉब क्रिएशन कम होगा. तो फूड इन्फ्लेशन को रोक कम करना जरूरी होता है, हेड जो बोला जाता है ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन. थर्ड इज and third point, action is not directly under control of the government, that it relates to employment generation. True, we have discussed कि गवर्नमेंट काम नहीं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना. वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं
right from the creating of the skill, रीस्किलिंग, स्किलिंग, सर्टिफिकेशन कोर्सेस से लेकर के, या फिर लॉज इम्प्लीमेंट, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनईपी जैसे एग्जांपल है, उसके द्वारा कि आप जो वर्क फोर्स है उसको कैसे रीस्किल कर सकें आने वाले समय में। एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द इंक्लूजन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट दिया हुआ है एग्रीकल्चर एरिया में, जहाँ पर फार्म लॉस वॉज अपोज्ड, इट शुड बी ब्रॉट बैक ऑन डिस्कशन टेबल कि फार्म लॉज में 3 एरिया इंपॉर्टेंट है। पहला बात है कि लॉजिस्टिक, दूसरा एमएसपी, तीसरा होगा कि ओवरऑल जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस है रिगार्डिंग टू द मंडी, उसको कैसे आप स्ट्रीमलाइन करेंगे कि ताकि रेन्यूमरेशन ढंग से मिल जाए फार्मर को। तो 3 एरियाज इंपॉर्टेंट, तो उसी के लिए फार्म लॉ शुड बी बैक और उसको डिस्कशन देना चाहिए विद रिगार्डिंग पब्लिक कंसल्टेशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। और पांचवा हो गया कि मेकिंग इंडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। ये तभी हो सकता है कि हर एक फील्ड में एक टारगेटेड ओरिएंटेड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस कॉरिडोर, इंडिया इज बिकमिंग डिफेंस एक्सपोर्ट स्लोली, इंपोर्ट कम होते जा रहा है अकॉर्डिंग टू सीपीडी रिपोर्ट। सेकंड लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोबाइल्स। थर्ड जेंडरिंग मेडिसिन है ही, ड्रग पार्क रेट हो रहा है। तो ऐसी अलग अलग एरियाज में एग्री एक्सपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सब में काम कर सकते हैं। तभी जा करके ओवरऑल जो डेफिसिट है इट कैन टारगेटेड 4.5%। तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों दिया हुआ था, क्योंकि मोस्टली इंडिया में गवर्नमेंट एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट रहता है इन क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया, इनविट और रीट इस्टेब्लिश किया गया। एक तरह म्यूचुअल फंड है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इनविट, और रियल एस्टेट के लिए रीट, REIT। नेक्स्ट। Also regarding infrastructure itself, जैसे जो विलेजेस हैं उनके आसपास ज्यादा फोकस कर सकते हैं रेल और रोड्स के ऊपर, ताकि जो फार्मर्स होंगे, मतलब जो एक्सेसिव बर्डन है फार्मिंग के ऊपर, कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो हम बोलते हैं, वो जो लेबर है वो शिफ्ट हो सके टू द इंडस्ट्रीज, अगर वो सेटअप होंगी मोर लाइक प्रॉक्सिमिटी में टू द विलेजेस। हम्म। नेक्स्ट है दिल्ली माउंटिंग वेस्ट क्राइसिस। तो करेंटली न्यू दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 1.7 करोड़, 2.32 करोड़ होने वाला है। डेली जो जनरेशन है 13,000 टन, 1400 ट्रक लोड। तो 90% ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज कलेक्टेड बाय 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट, एक MCD, कंटेनमेंट बोर्ड और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 55% जो वेस्ट है वेट, 35% नॉन बायोडिग्रेडेबल है और 10% इनर्ट कंपाउंड है। तो ये तो ऐसे पहाड़ बन जाता है। तो उसके कारण लीचिंग ऑफ सॉइल, पोल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, इट अफेक्ट्स द लोकल इन्वायरमेंट, एस्थेटिक वैल्यू कम होता है। जो लोग काम करते हैं, रैक पीपर काम करते हैं, इनके जो हेल्थ क्राइसिस वो होता है। फिर इट इज़ ए वेरी प्रोन जोन फॉर द जूनोटिक डिजीजेस। और दूसरे जो स्टिंक है और अलग अलग एरिया लीच करते हैं, इट इम्पैक्ट्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सिटीजन ऑफ दिल्ली। तो कैसे इसको चैलेंजेस है, पब्लिक अवेयरनेस का इशू है। आप इतना जनरेशन हो रहा है, वेस्ट और STP है ही नहीं, कम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो और दूसरा वेस्ट कलेक्शन भी होता है, इट इज़ नॉट सेग्रीगेटेड, पहला इशू है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है विद इन वेरियस स्टेक होल्डर। तो ओवरऑल बल्सवा लैंडफिल टाइप जो माउंट है वो बढ़ते रहते हैं। दैट इज वाई इंडिया दिल्ली नीड्स वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट फॉर द 3 करोड़ पीपल। कैसे किया जाना चाहिए, अलग अलग वेट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेट वेस्ट हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, उन लोग का अलग अलग तरीका होता है
फॉर एग्जाम्पल वेट वेस्ट है, इट शुड बी कंपोस्टेड टू जनरेट बायोगैस। तो वेस्ट टू एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस सबसे बड़ा चैलेंजेस है टू आइडेंटिफाई द लैंड, उसके बाद की फंडिंग, तीसरा हो गया कि आपके पास मैन पावर है, आपके पास रोज गाड़ी भेजने के लिए, रोज वेस्ट कलेक्ट करने के लिए क्या सुटेबल मैन पावर है, सुटेबल फंडिंग है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, प्रायोरिटी में वो आते भी कि है कि नहीं, वो क्वेश्चन उठता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन थ्रू वेस्ट टू एनर्जी टेंड्स टू बी स्लाइटली हायर। इसी कारण है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें नहीं घुसते, क्योंकि इसको सेग्रेगेट करना वेस्ट को आफ्टर द वेस्ट हैज बीन कलेक्टेड, उसको अलग करना, उसको जलाना, फिर उसमें से एनर्जी बनाना, वो दिक्कत होता है। तो सिंगापुर एक कैसे करता है, उसका एग्जाम्पल था कि इट इज डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ वेस्ट वेस्ट कलेक्शन, कम्युनिटी स्पेसिफिक जो ब्लॉक एरिया उसके हिसाब से होता है, ब्लॉक से फिर ताल्लुक में आता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर वेस्ट कलेक्शन के लिए लोग सिटीजन ड्राइव होता है, लोगों को पहले से पता है कि आप कैसे सेग्रेगेट करते हो वेस्ट, और उसके बाद फिर लास्ट में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में उसको इंसिनरेशन यूज किया जाता है, जो वेस्ट जलते नहीं है, और जो वेस्ट जल जाते हैं पायरोलिसिस यूज किया जाता है, और जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसके लिए कॉम्पोस्टिंग किया जाता है, ऑल्टरनेट लेयर कॉम्पोस्टिंग। इसके कारण क्या होता है कि या तो सॉइल बन जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसी के लिए पायरोलिसिस हो गया और ओवरऑल इंसिनरेशन हो गया। एनर्जी जो निकलता है उसमें से इट इज़ यूज्ड फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि सिंगापुर में वाटर ऐसे कम होता है तो सॉल्ट वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। तो इतने सारे एरियाज में काम कर, लेकिन ओवरऑल इसमें फंडिंग इशू होता है। तो फंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो वहाँ तक मेरे को लगता है कि प्राइवेट एरियाज को आप ऑक्शन कर सकते हैं, जैसे कोल फील्ड ऑक्शन होता है वैसे वेस्ट एरिया ऑक्शन, उसके अंदर हो सकता है पुराने ई वेस्ट होंगे, या फिर उसके अंदर कुछ और मटेरियल होंगे जो काम के हो सकते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं, दैट विल बी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, आप उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर ऐसा है भी नहीं तो वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो म्यूनिसपैलिटी है वो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कि जो बॉन्ड वाले सिस्टम है जो भोपाल के एग्जाम्पल है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फोर्स, कैपिटल इंटेंसिव है, और प्लस इसमें इंजीनियर्ड लैंडफिल्स की भी हम बात कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में ओखला और जो ये तहकंड है, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पर दो इंजीनियर्ड लैंडफिल्स हैं। यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी मतलब यहाँ पे अपना इनपुट देते हैं ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि लीचेट रिमूवल सिस्टम हो गया, फिर ट्रीटमेंट हो गया लीचेट का, फिर ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, गैस की जो एक्सट्रैक्शन है, कैप सिस्टम, ये सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। हम्म लीचिंग कारण मीथेन गैस होता है, हाँ। मीथेन गैस इज 21 टाइम्स हैविंग ग्रेटर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन CO2, और मीथेन लेकिन शॉर्ट टर्म होता है एज कम्पेयर टू CO2। नेक्स्ट। हाँ, एक और उसमें लिखा हुआ था कि अगर दिल्ली में कोई ऐसा अगर अवेलेबल नहीं है तो यूपी अब बाकी आसपास जगह पे जहाँ पर प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तो आप वेस्ट को बेच भी सकते हैं, कि वहाँ कहीं और जाकर लैंडफिल कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल जो नोएडा के आसपास में वेस्ट कलेक्शन अगर अच्छा हो रहा है, अगर उसके आगे अगर यूपी के अंदर में, तो इंटर स्टेट वेस्ट को बेच करके भी आप म्यूनिसपैलिटी होता है ना वो कर ऑक्शन कर सकते हैं। तो
मार्केट फॉर द ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर फेमस फॉर कारपेट वीविंग। जैनुल अब्दीन, अगर यू पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कश्मीर में उनको अशोका ऑफ द कश्मीर ही बोला जाता है। तो अशोका है तो इसका मतलब वो टॉलरेंट होंगे, इंक्लूसिव होगा इन्वायरमेंट, इरिगेशन प्रमोट करेंगे, लोन्स देंगे फार्मर्स को। और जो भी आज सुनते हैं जिसमें कश्मीर फेमस है रिगार्डिंग वीविंग, वुड कार्विंग, रियरिंग, शिप रियरिंग, सिल्क नहीं, वूल से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सब में वो बढ़ावा दिए थे। प्लस हिंदू जनरल और अलग जो टेम्पल्स है उनको रिकंस्ट्रक्ट करवाए थे। इतने करवाए थे कि जो अबू फजल है, नहीं बदौनी थे, उन्होंने बोला कि 150 200 300 टेम्पल्स है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है जैनुल अब्दीन के समय में। जैनुल अब्दीन नेक्स्ट 1500 के समय में थे, 1400 1500 20s के आसपास। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन 23 में। क्यों होता है? तो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर में होते हैं 1885। और इंटरनेट शटडाउन कौन कर सकते हैं? तो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव कर सकते हैं, और होम मिनिस्ट्री के यहाँ से आप ले सकते हो परमिशन। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी इसमें है, अभी याद नहीं आया। तो उन्होंने उन्होंने बोला था कि इंटरनेट शटडाउन लास्ट प्रोसेस होना चाहिए, लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए इंटरनेट शटडाउन, रादर देन की फर्स्ट रिसोर्ट। मॉनिटरिंग रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, शटडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन। शटडाउन करना भी है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, आर्टिकल 21। इंडियन फोर्सेस हेल्पिंग कुकी मिलिटेंट इन म्यांमार, NSCN जो एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नागालैंड, ग्रेटर नागालिम का बात करते हैं। नागालिम मतलब थोड़ा सा मणिपुर के एरिया, नागालैंड के एरिया और बॉर्डरिंग रीजन ऑफ म्यांमार उनके एरिया, उतने बड़े एरिया को बोलते हैं नागालैंड। वो डिमांड करते हैं। NSCN दो होते हैं, खापलन के और दूसरे वाले IM, ऐसा आएगा मूविया IM। जो IM वाले हैं वो उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रीटी साइन कर लिया। NSCN जो के है, इट इज करेंटली वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, तो कंटिन्यू। नहीं, उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर कोर्ट टू एग्जामिन स्टेट अप्रोच। इसमें दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट had decided to examine if Uttarakhand government has approached a lackadaisical approach to dousing forest fire and took innocent lives. This showcases Supreme Court final interpretation of Constitution, और जो खुद से ले सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर होता है वो खुद से ले सकते हैं और कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं आर्टिकल 142 के अंदर में। तो इन्वायरमेंट भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, क्लीन है। नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड, उत्तराखंड के थे रस्किन बॉन्ड, फेमस है वो, इंडियन राइटर। नेक्स्ट, हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ इंडिया इन इंडियाज पॉलिटिक्स। तो इसमें दो टाइप के, इसमें क्रिटिसिज्म भी है। दो टाइप के, सोशल मीडिया सही में इम्पैक्ट करता है, वोटर को इम्पैक्ट करता है, कि सोशल मीडिया रीइंफोर्सेस करता है आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को। तो दो थ्योरी ऑफ इसमें है। पहला थ्योरी इसमें बोलते हैं कि सोशल मीडिया वो न्यू इन्फ्लुएंसर को इम्पैक्ट करता है, वोटिंग टेंडेंसी में इम्पैक्ट करता है, इसलिए देयर शुड बी अ रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन होता है। दूसरे वाले जो ग्रुप है वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया
इम्पैक्ट नहीं करता, ऑलरेडी आपका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसको री इन्फोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब में जो सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, आपको रिकमेंडेशन वही चीज़ आता है जो आप सर्च करते हैं, जो आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है। ओवरऑल तो आपका एक साइकिल बनता है और आप धीरे धीरे एक इकोसिस्टम के अंदर चले जाते हैं। तो वैसे राइट विंग इकोसिस्टम, लेफ्ट विंग इकोसिस्टम और जो बाउंड्रीज को बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ध्रुव राठी का एग्जांपल लिया, लेकिन और भी एरिया है, क्या सही में वोटर टेंडेंसी इम्पैक्ट करेगा कि उसी को रीइंफोर्स करें? क्योंकि ये तब हम लोग इम्पैक्ट सोचते हैं जब हम लोग जब पहले से पहला स्टेप ही सोचते हैं कि वोटर इज नॉन अवेयर। लेकिन जनरली वोटर अवेयर होता है, उनको पता होता है उनके लिए क्या सूटेबल है, उनको क्या चाहिए सरकार से, फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचते हैं कि वोटर इज नॉन लिटरेट, लिटरेट नहीं है, इवन ड्यूरिंग 1978 या फिर 1951, वोटर इन्फोर्स इन्फॉर्म चॉइस इन स्पाइट ऑफ सेवरल पार्टीज, सीपीआई, स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस, उन्होंने एकदम इन्फॉर्म डिसीजन लिया बेस्ड ऑन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो और लोकल लीडरशिप। लेकिन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कैसे? हेट स्पीच बढ़ावा देता है, जो एल्गोरिदम है इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और ना ही कि एक इन्वायरमेंट है इंडिया के अंदर में रिगार्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसा कुछ किसको आप रेगुलेट कर सके। तो उसी कारण क्या होता है, जो ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बाकी सब, दे क्रिएट मोर एंड मोर एडवर्टाइजमेंट, एड एजेंसीज, उसके कारण मोर एंड मोर वो चला एक री करते हैं आइडियोलॉजी। और दूसरा कि डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं ताकि जो लोग हैं हुक रहे, डोपामिन हिट मिलते रहे उनको। साउथ एशिया में मणिपुर अकाउंटेड फॉर 97% डिस्प्लेसमेंट, मणिपुर वायलेंस के अंदर। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड नहीं होता है इसमें। और 9.1 सूडान, सबसे ज़्यादा सूडान में, फिर सीरिया, फिर डीआरसी कॉन्गो, कोलंबिया। ये मैप, ये डेटा पता होना चाहिए। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया पहले बहुत ज़्यादा था 2009, अब धीरे धीरे कम हो 67% 1000। दिस शोकेसेस कि कैसे गवर्नमेंट ओवरऑल काम करते हैं टू रेड्रेस द चैलेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रिसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन। लोकल एनजीओ, सिविल सोसाइटी का रोल है इसमें, वापस से जॉब क्रिएट करें। ब्रू रियांग जो ट्रीटी हुआ था उसमें सरकार ने बोला ये घर बनाएंगे, आपका मंथली पेंशन नहीं मिलेगा आपको। तो ये बहुत कम कंट्रीज के अंदर में ऐसा होता है। इन स्पाइट ऑफ नॉट रेटिफाइंग द refugee convention 1951, India have showcased a broader approach, inclusive approach to how to treat the displaced community, how to treat refugees. Next. This is regarding Alice Munro. She was Nobel laureate और literature में she did a whole lot of works. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं: डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, टू मच हैप्पीनेस, डियर लाइफ, डेप्थ, विजडम एंड प्रिसिजन। और एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर था इनकी राइटिंग्स का, इट वॉज कि जो न्यू जनरेशन के लोग थे उनको भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी डिस्पाइट ऑफ हर एज एंड व्हेन शी यूज्ड टू राइट। ठीक है, we'll continue in next session.